हेलो 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 भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अरे अगर है तो आप लोग मुझे बता दो, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती कुछ भी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो बेटा, आज का लेक्चर मैंने आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का रखा है। फोर्स वाले चैप्टर का, फ्रिक्शन वाले चैप्टर का और जो फ्लुक्चुएशन वाला चैप्टर है उसका। तीनों के सवाल आज इसी एक लेक्चर में कर लेंगे। आराम से सवाल पढ़ेंगे, मस्ती में करेंगे, हर एक सवाल को समझेंगे, हर एक ऑप्शन को समझेंगे। और हर बार की तरह अगर आपने थोड़ा मुझसे लेक्चर पढ़ा हुआ है तो आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से यहाँ पर आ गए हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा, तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, उस क्वेश्चन में लगने वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि सही ऑप्शन कौन सा है। और अगर बाकी के ऑप्शन को हमने सेलेक्ट नहीं किया, अगर वो ऑप्शन गलत है तो वो किस रीजन से गलत है, तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। सब कुछ मैं आज के लेक्चर में ही कवर करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको पूरा पूरा लेक्चर समझ आएगा। अगर आपको लेक्चर के बाद कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट में रिप्लाई करके भी अगर आपको लगता है कि नहीं उसकी आवश्यकता और है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैं आपका डेमो सेशन मेरे साथ फ्री रखवा देंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना हो आप हमारे डेमो नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हम एक बार शुरू करते हैं। भैया आप कौन है जो हमारी क्लास में आ गए? मेरा नाम है बेटा मिलन बहुत, आपको मैं पढ़ाता हूँ साइंस। और चलिए हम एक बार बढ़िया तरीके से सवाल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऑल राइट भैया, देखिए सर, लेक्चर शुरू हो गया है। एक हैंडसम सा आदमी आपके सामने ऐसे करके खड़ा होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है या नहीं है? तो बेटा हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, 1-2 मिनट का टाइम, 1-2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा। फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसमें लगे हुए ऑप्शन को समझाऊंगा और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं कौन बनेगा सवालपति। हम अपने सवाल को एज अ गेम सॉल्व करते हैं और बोलते हैं कौन बनेगा सवालपति। आप लोग सभी जानते होंगे, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, हम ए को ए नहीं बोलते, अनिता बोलते हैं। भाभी जी घर पर है वाली नहीं। डी को बी नहीं बोलते, बबीता बोलते हैं, तारक मेहता वाली नहीं। सी को सी नहीं बोलते बेटा, चिंकी बोलते हैं। और बेटा डी को डी नहीं बोलते, हम यहाँ ऑप्शन में दामिनी बोलते हैं। आप लोग सभी लेक्चर के बाद मुझे एक कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे, लास्ट में आंसर टैली करेंगे। और बेटा जब लेक्चर खत्म हो जाए आप लोग मुझे बता देंगे अपना स्कोर। तो कौन बनेगा सभापति में? मेरा रोल अमित जी जैसा है, मेरे मुझ में और अमित जी में यही फर्क है, उनकी हाइट लंबी है, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है। उनकी बियर्ड व्हाइट कलर की है, मेरी ब्लैक कलर की है। बाकी तो हम दोनों बिल्कुल एकदम जुड़वा भाई जैसे लगते हैं, तुम बता सकते हो मुझे। चलिए शुरू करते हैं। बेटा मैंने टॉपिक वाइज सवाल लिखे हुए हैं, तो हम फोर्स के सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, मैंने कई बार ये चीज आपको बताई है, जल्दी से आप लोग मुझे इसे बता दीजिए। फोर्स की एस आई यूनिट हो गया कर लिया आप लोगों ने। बेटा अगर आप लोगों को टाइम और चाहिए होगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है हमें कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता नहीं है, हमें आता है, तो लेक्चर को 2x पर देख लीजिएगा, तो आपका लेक्चर जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका दूसरा नाम है न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। तो डी यानी कि दामिनी इसका आंसर हो जाएगा। न्यूटन अच्छे से लिख दो क्या? ठीक। अब बॉल थ्रोन अपवर्ड्स कम्स बैक टू द ग्राउंड ड्यू। एक बॉल है, ग्राउंड पर थी, आपने इसको ऊपर फेंका, ये ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर वापस आ जाएगी। इसमें कौन सी फोर्स लगी है? सब बच्चे जानते होंगे भैया, इसमें तो ग्रेविटी लगी है। ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे सिंपल है ना भाई, मुश्किल तो नहीं है। देखो कितने सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। बेटा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो लोहे की चीजें और मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। फ्रिक्शन चीजों को रोकने का काम करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा चार्ज के बीच में लगती है। यहाँ पर देखो बेटा, जूल एनर्जी को नापते हैं, वॉट में बेटा इलेक्ट्रिसिटी नापते हैं, पास्कल में प्रेशर नापते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी यानी कविता। What happened to a body if balanced forces applied? याद रखना बेटा, जब भी किसी बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्स लगाई जाती है, तो अगर वो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी और उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगा दी, तो उसकी जो स्पीड है वो मोशन चेंज नहीं होता, वो मोशन में ही रहती है। और अगर वो बॉडी रेस्ट पर थी तो वो रेस्ट पर ही रहती है बाद में भी। तो बैलेंस्ड फोर्स लगाने पर बॉडी का मोशन में थी तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी। इट स्टार्ट्स मूविंग नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। इट एक्सेलरेट नहीं बेटा, इट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मोशन में थी तो मोशन में रहेगी, रुकी हुई थी तो रुकी हुई रहेगी।
ठीक है ना, तो इसका आंसर रहेगा सी यानी चिपकी। इट कम टू रेस्ट नहीं बेटा, बैलेंस्ड फोर्स से कोई चीज रेस्ट में नहीं आती, कोई भी चीज एक्सेलरेट नहीं होती, कोई भी चीज मूव नहीं करती। क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स मतलब समझो, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि हर साइड पर, अगर ये एक बॉक्स है और बेटा मैंने इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाई, मतलब है मैंने हर डायरेक्शन से बराबर फोर्स लगानी शुरू कर दी, हर तरफ से इसके ऊपर बराबर फोर्स लग रही है, जिसका मतलब कि ये है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, या मूव कर रहा है तो करता रहेगा। चलिए, force of 15 Newton is applied on a body of mass 3 kg. What is the acceleration produced? बेटा इस ये न्यूमेरिकल है, एक बार आप लोग करिए सॉल्व। देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला आप हम दोनों जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। फोर्स हमें गिवन है बेटा 15 न्यूटन है, मास गिवन है बेटा 3 kg है, एक्सेलरेशन हमको बताना है। बेटा इस 3 को इधर ले आएंगे तो 50 का वो 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, इससे कट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 3 5 से 15, तो एक्सेलरेशन की आ जाएगी वैल्यू 3 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि बी यानी बता। न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं आपके पेपर में, और आते भी तो इस तरह के सिंपल कैसे सवाल आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला आता हो तो आप बिल्कुल एकदम जल्दी से उसको कर सकते हैं। बॉल इज इन मोशन, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट? किसी भी चीज को रोकने का काम या फोर्स को अपोज करने का काम करती है फ्रिक्शन फोर्स। ग्रेविटी बेटा ऊपर जाती हुई ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है, फ्रिक्शन इसको रोकने का काम करती है। मैग्नेट लोहे की चीजों को या दूसरी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऐसे करके अट्रैक्ट करती है मैग्नेट। और बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। तो बेटा इसका आंसर रहेगा फ्रिक्शन फोर्स यानी कि बी यानी बेटा। If the mass of a body is doubled while the force remains constant, find acceleration। देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। हमने कहा मास को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m, एक्सेलरेशन को मान लेते हैं ए एग्जाम्पल के लिए, और फोर्स को f मान। इन्होंने कहा मास को डबल कर दिया, अगर मास पहले 1 था, m था तो अभी भी m है, बट अगर हमने मास को डबल कर दिया यानी f डैश कर दिया, तो फोर्स की वैल्यू बताओ। मास को डबल कर दिया मतलब बेटा इसका क्या मतलब है, जो m था उसको 2m कर दिया, अरे 1 का 2 कर दिया, 2 का 4 कर दिया, आप देखो सब में 2 की मल्टीप्लाई नहीं, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, है ना, तो बेटा m का 2m कर दिया, तो जो फोर्स यहाँ पर थी उसको कर दिया 2m इंटू। तो फोर्स कैसे चेंज हुई, पहले केस में ma थी, अब वाले केस में डबल ऑफ ma हो गई, तो यानी कि फोर्स डबल हो गई, यानी कि बी यानी बबीता। सॉरी, इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड बाय द अप्लाइड, अच्छा रुक जाओ, एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, से हमने सवाल अच्छे से नहीं पढ़ा। इन्होंने कहा है फोर्स कितना है बेटा mp, इन्होंने कहा है मास को तो डबल कर दो यानी कि 2m कर दो, फोर्स को सेम ही रखो, फोर्स को f ही रखो, तो एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा। देखो पहले तो फोर्स थी, पहले केस में फोर्स क्या है, पहले केस में फोर्स क्या है जब सब कुछ सेम ही है, तो f इज इक्वल्स टू ma। दूसरे केस में फोर्स क्या है, फोर्स तो फोर्स ही रही, m का 2m हो गया और एक्सेलरेशन a हो गया। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है बेटा, f बाय m, अरे m को नीचे ले आए ना, इस केस में देखना एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा f, एक मिनट अच्छे से लिख लेता हूं। सेकंड केस में एक्सेलरेशन देखो, सेकंड केस में फोर्स ऐसे ही रहा, मास को डबल कर दिया, एम ए लिखा, एक्सेलरेशन ऐसे ही रहा, 2m को नीचे ले आया, तो f अपॉन 2m हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू a। देखो बेटा इतना पार्ट तो कॉमन ही है, इतना पार्ट यहाँ पर भी कॉमन ही हो गया, तो बेटा अब एक्सेलरेशन तो हम इसको लिख सकते हैं a डैश लिख लो, तो a डैश इज इक्वल्स टू ये a के बराबर है, a अपॉन 2 मतलब हाफ हो गई कोई भी चीज, तो बेटा एक्सेलरेशन पूछा था ना मैंने, फोर्स निकाली थी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि सी यानी कि चिकनी। कभी कभी मेरे ऊपर बहरा बना जाता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना, इससे आप लोग गलती नहीं समझ आएगी। तो यानी कि सी यानी कि चिकनी, हाफ हो जाती है। Which of the following example represent unbalanced forces? Unbalanced force को कौन represent कर रहा है? Unbalanced force मतलब बेटा एक बॉक्स के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगे, यहाँ पर कम लगे या फिर ना ही लगे, यहाँ पर मान लो 5 लगी, यहाँ पर 2 लग जाए, यहाँ पर फोर्स ही ना लगे, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और देख लेते हैं, कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट चीज से जा रही है बेटा तो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी। स्टेशनरी वो काउंटेबल, अगर कोई चीज मूव ही नहीं कर रही तब उस पर बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी। बॉक्स स्लाइडिंग डाउन, बेटा ये भी सही बात है,
अगर वो स्लाइड कर रहा है तो उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रही है। पर्सन स्टैंडिंग स्टिल, स्टिल खड़ा है तो यानी कि मूव नहीं कर रहा है, यानी रेस्ट पर है, तो बेटा यानी कि उसके ऊपर भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि चिंकी। आ गया। तो फोर्स वाले सवाल हो गए, फ्रिक्शन वाला चैप्टर शुरू करते हैं। आओ बेटा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्टिव, फ्रिक्शन याद रखना हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बेटा फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में होता है? हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन मोशन, सही बात है, परपेंडिकुलर टू मोशन। अगर मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर होगा, नहीं बेटा ऐसा भी नहीं होता। अलोंग द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अलोंग नहीं बेटा, ये भी तो कुछ आंसर हो जाएगा बी, यानी बबीता। आ गया। विच सरफेस हैव द हाईएस्ट फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होगा? बेटा जो सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा वो उतना ज्यादा फ्रिक्शन देगा। पॉलिश्ड मार्बल, मार्बल के ऊपर पॉलिश कर दी तो बेटा वो स्मूथ हो जाएगा, तो वहां पर तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। वुड पर ऑयल लगा दिया फिर से वो बेटा स्मूथ हो जाएगी, तो वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा। रफ सैंड पेपर, सैंड पेपर रफ होता है तो बेटा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ग्लास भी स्मूथ होता है तो उसमें भी फ्रिक्शन कम होगा। तो बेटा फ्रिक्शन हमेशा वहां ज्यादा होता है जहां पर रफनेस ज्यादा होगी, तो इसका आंसर देगा ज्यादा फ्रिक्शन होगा रफ सैंड पर, यानी कि सी, यानी चिंकी। आ गया ये। Which of the following is an example of rolling friction? Rolling friction का एग्जांपल कौन सा है? पुशिंग अ टेबल, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा वहां लगेगा जहां पर पहिए लगा दिए जाए, यहाँ पर व्हील लगा दिए जाए। और देखो टेबल को पुश कर रहे हैं तो क्या उसमें व्हील से नहीं है? बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर, बॉल व्हील जैसी है, रोल कर रही है, रोलिंग फ्रिक्शन। वॉकिंग नहीं बेटा, ब्रेक यूज करना नहीं। जहां पर भी व्हील्स वगैरह आ जाए, गोल चीज आ जाए, वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो यानी इसका आंसर रहेगा बी, यानी बबीता। फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं बेटा? सरफेस को स्मूथ बनाना, सरफेस को स्मूथ बनाना। सरफेस को स्मूथ कैसे कर सकते हैं बेटा? हम ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बेटा? ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन मतलब ऑयल लगा दो। और बेटा क्या यूज होता है? बॉल बेयरिंग यूज कर सकते हैं। यूजिंग ल्यूब्रिकेंट, सही बात है बेटा, फ्रिक्शन हो जाएगा। रफ बनाने से सरफेस को नहीं बेटा, रफ बनाने से फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट से फ्रिक्शन का नहीं, प्रेशर का रिलेशन होता है। अप्लाइंग मोर फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बेटा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पता है ना भाई? तो ये भी नहीं बेटा, तो सबसे बढ़िया आंसर है यूजिंग लुब्रिकेंट, यानी कि यानी अहिता। अरे समझ आ रहा है नहीं? व्हाट, व्हाई आर बॉल बेरिंग यूजिंग मशीन, अभी बताया था बेटा बॉल बेरिंग यूज कर, बॉल बेरिंग क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। तो बेटा क्यों करते हैं यूज बॉल बेरिंग्स को? रिड्यूस फ्रिक्शन। तो बेटा क्या आ जाएगा इसका? टू डिक्रीज फ्रिक्शन। इंक्रीज फ्रिक्शन नहीं बेटा, बॉल बेरिंग इंक्रीज नहीं करते, बैलेंस, वो बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है। एनर्जी स्टोर नहीं करते बॉल बेरिंग। एनर्जी स्टोर पता है क्या करता है? बाइक के सॉकर करते हैं एनर्जी को स्टोर। बाइक में सॉकर होते हैं वगैरह होते हैं ना, साइकिल में भी आ गए आजकल तो सॉकर भाई, हमारे टाइम पे होते नहीं थे। बट आपको याद नहीं रखना एनर्जी क्या स्टोर करता है, बस मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए आपको बता दिया। तो इसका आंसर रहेगा बी, यानी बबीता। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज हाईएस्ट? देख लेते हैं बेटा, फ्रिक्शन तीन टाइप का होता है, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। याद रखना बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम। स्टैटिक फ्रिक्शन में कभी भी मोशन नहीं होता, तो अगर कभी मोशन नहीं हो रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मोशन होता है, तो स्टैटिक में मोशन नहीं होगा, स्लाइडिंग में होगा। रोलिंग फ्रिक्शन में व्हील्स का यूज होगा, व्हील्स का, बॉल का, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यानी कि बी। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा स्टैटिक से कम होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन एयर एंड वाटर में रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड, मोशन में चल रहे दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर मैंने लिखा है, जब भी मोशन होता है वहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन है बेटा। जब तक व्हील्स नहीं मेंशन है तब तक रोलिंग फ्रिक्शन मत टिक लगाना, तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्टैटिक, सॉरी स्लाइड। स्टैटिक में तो मोशन नहीं होगा, मोशन एब्सेंट। फ्लूइड फ्रिक्शन बेटा एयर एंड लिक्विड में लगता है, और रोलिंग फ्रिक्शन में व्हील्स का यूज होता है। व्हील्स मेंशन नहीं किए हुए, एयर वाटर नहीं मेंशन किया हुआ, सिर्फ ये क्या लिखा हुआ बेटा? ऑब्जेक्ट मोशन में, यानी कि स्लाइडिंग, यानी कि बी, यानी बबीता। आओ, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता बेटा, मैंने याद कराया था, डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर दिल, तो डी लिखो और डी से दिल बना दो। अब इस दिल में एक तीर चला दो तो आपको ऊपर की तरफ मिलेगा एम, नीचे की तरफ मिलेगा वी। एम का मतलब है मास, वी का मतलब है वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम।
देखो मास पर, बेटा डिवाइड को हम पर भी बोल देते हैं, डिवाइड का मतलब पर भी होता है। तो मास पर वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पर मास नहीं बेटा, इसका मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, पर मतलब डिवाइड, वॉल्यूम पर मास, वॉल्यूम अपॉन मास नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। अब मास पर यूनिट एरिया, मास अपॉन एरिया नहीं बेटा, ये भी गलत है। फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स अपॉन मास नहीं बेटा, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर रहेगा बी यानी बनेगा। पर मतलब डिवाइडिंग होता है ना। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के ऐसा यूनिट, बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला अभी तक बताया मैंने आपको, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मेजर करते हैं केजी में और डेंसिटी को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी की बेटा ऐसा यूनिट क्या हो गई डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बेटा ऐसा यूनिट नहीं, सीजीएस यूनिट है डेंसिटी की। किलोग्राम पर लीटर नहीं है, न्यूटन पर मीटर क्यूब भी नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा किलोग्राम पर लीटर, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो इसका आंसर ऐसा यूनिट यही होती है। हमें ऐसा ही बताना है, सीजीएस पूछते तो आप ये बारे बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ए यानी अनिता। एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज, एक ऑब्जेक्ट पानी में कब डूबता है, देखो बेटा डूबने के तीन चीजें, डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, ऐसे नेक्स्ट पेज पे बता दो क्या यहाँ पर, देखो फ्लोटेशन को, फ्लोट करने का या डूबने का ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है बेटा, देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है पानी से, मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो डूब जाएगा यानी कि सिंक कर जाएगा। और बेटा अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। एग्जांपल बताओ इसको, फ्लोट करने वाले ऑब्जेक्ट का, ऑयल, ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए वो पानी के ऊपर रहता है। सिंक करने का एग्जांपल बताओ बेटा, आयरन, लोहे की कील जो है, आयरन नहीं है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है। अच्छे से बताओ ना, लोहे की कील आयरन है। डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी बताओ बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखना, वाटर का फॉर्मूला H2O है ना। बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर बतानी है आपको एसआई यूनिट में। अगर पूछा है सीजीएस यूनिट में तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है सीजीएस। सीजीएस यूनिट क्या होती है भैया, ऐसा यूनिट से छोटी यूनिट, जैसे बेटा मास को किलोग्राम में भी नाप सकते हैं, ग्राम में भी, तो मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट क्या होगी, ग्राम। ऐसे ही डेंसिटी की बड़े वाली यूनिट ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट है उसकी ग्राम पर सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, तो इसका सही आंसर बेटा ये भी सही है, ये भी सही है। भैया हमें एक चूज करना हो तो कौन सा चूज करेंगे, एक चूज करना हो तो बेटा हम चूज करते हैं ऐसा यूनिट वाला, यानी कि सी, यानी कि चिल्ली। भैया इसमें ये लिखा हुआ है बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिए आप, एंड ऐसे लिख लेते हैं ना, एंड सी। ठीक है, टाइप तो मैंने किया ना यार, देखो मैंने यहाँ दोनों लिखवाए ना आपको, पर आपको अगर कभी एक चूज करना हो तो ऐसा यूनिट चूज। चलिए, इफ वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ व्हाइल मास रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी का बताओ क्या फर्क है। बेटा डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इन्होंने क्या कहा बेटा, ये वाला नंबर 1, इन्होंने कहा है वॉल्यूम को कर दिया हाफ, तो वॉल्यूम को अब हम लिखेंगे वॉल्यूम बाय 2, मास को रखा है कांस्टेंट, मास रह गया ऐसे ही। तो डेंसिटी जो अब नई डेंसिटी आई, जिसे डी डैश बोल देते हैं, उसका फर्क बताओ क्या पड़ेगा। देखो बेटा ये 2 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर आप थोड़ी मैथ्स पढ़ी तो हम ऐसे लिखते हैं 1/2 अपॉन 1/2, तो ये वाला 2, ये वाला 1 यहाँ चला जाता है, ये वाला 2 यहाँ चला जाता है। तो ऐसे ही बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं मास अपॉन 1 अपॉन वॉल्यूम अपॉन 2, वॉल्यूम यहाँ चला गया, मास यहाँ आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं मास 2, मास इंटू 2 अपॉन वॉल्यूम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, मास 2 इंटू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम को भी अपनी डेंसिटी को ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हम डी डैश को लिख सकते हैं 2 इंटू डेंसिटी, तो बेटा डेंसिटी क्या हो रही है, डबल हो रही है। अगर हमने मास को कांस्टेंट रखा तो यानी ए इसका आंसर रहेगा पता। आगे आइए, चलिए, व्हाट हैपेंड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एज इट फ्रीज। बेटा डेंसिटी की, पानी की डेंसिटी के साथ क्या होता है जब वो फ्रीज होता है।
याद रखो बेटा, जैसे जैसे पानी की डेंसिटी चेंज होती है वैसे वैसे क्या होता है, उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। भैया वाटर तो बस लिक्विड था, लिक्विड से जब वो सॉलिड बना तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि डेंसिटी कम होगी? सॉलिड की डेंसिटी तो लिक्विड से ज्यादा होती है बेटा, याद रखना। आइस जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है, आइस जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है। क्यों करती है? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है पानी से। सॉलिड वाटर समझते हो ना, आइस की डेंसिटी कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीज। क्या है? चलिए, a stone of mass 200 ग्राम एंड वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी बताओ। देखो बेटा, सब कुछ सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर, तो हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही निकाल लेते हैं। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है बेटा? ये रहा मास, ये रहा वॉल्यूम। तो जल्दी से रखो, मास की जगह रखो 200, वॉल्यूम की जगह रखो 50। इससे इसको कट करो, 5 4 जा 20। इसका आंसर क्या आ गया बेटा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सी, यानी कि जी। चलिए, व्हाई डू ऑयल एंड वाटर नॉट मिक्स? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है। अब ऊपर लिखा है शायद मैंने आपको, पानी का था ना, क्या तो ये देखो यहाँ लिखा है ना, ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है। तो बेटा क्यों नहीं होता मिक्स? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी जो है, ऐसे लिखता हूं, ऑयल की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है। H2O मतलब पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑयल हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, यानी कि वाटर इन विस्कस विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी आपको पढ़नी भी नहीं है क्या होती है विस्कोसिटी, में बता देता हूं। जैसे आपने शहद देखा होगा, तेजी से मूव नहीं करता। ऑयल इज स्टिकी, एडिशन प्रॉपर्टी नहीं बेटा, एडिशन प्रॉपर्टी का काम है। ऑयल इज हैवियर, हैवियर होता तो बेटा नीचे आ जाता, ऊपर मत होता। तो इसका आंसर आएगा बी, यानी कविता। सी पे आओ। अरे यार, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस व्हेन, पानी की डेंसिटी क्या हो जाती है? पानी की डेंसिटी, सॉरी, एयर की डेंसिटी कब कम होती है बेटा? एयर की डेंसिटी तब कम होती है जब उसको गर्म करो, ऑन हीटिंग डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज। ठीक है ना? इसीलिए जब हम पानी को उबालते हैं तो वो उगने लगता है, एयर बन के ऊपर जाता है। कभी ऐसा तो हुआ एयर वाटर की वेपर नीचे आ रही है? इसीलिए बेटा राजस्थान वगैरह में गर्म हवा ऊपर चली जाती है, जिससे सैंड ब्रीज और लीव, सैंड ब्रीज, सैंड ब्रीज कह रहा हूँ, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है। तो बेटा जैसे जैसे हीट करते हैं टेम्परेचर जो है, डेंसिटी एयर की कम हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा A। चलिए, वॉल्यूम डिक्रीज होता है? नहीं बेटा, वॉल्यूम बढ़ता है गैस का। प्रेशर इंक्रीज होता है? नहीं बेटा, प्रेशर भी कम हो जाता है। नन तो आएगा ही। आई, विच ऑफ दीज विल फ्लोट ऑन वाटर? पानी पे कौन फ्लोट करेगा? जिसका जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो। बेटा आयरन नहीं, लोहे का है, तो बेटा बिल्कुल सही बात है, ये फ्लोट करेगा। ये फ्लोट नहीं करेगा यानी कि डूब जाएगा, तो ये वाला तो हो जाएगा गलत। फ्लोट करना है ना, आयरन का ब्लॉक नहीं करेगा। कॉर्क, कॉर्क बेटा लकड़ी का बनता है, यानी वुड का होता है। कॉर्क नहीं पता भैया? अरे रॉबर्ट ने डिस्कवर किया था भाई, कॉर्क से सेल पहली बार, याद है नहीं? ये बॉटल है, आपने बॉटल में देखा होगा यहाँ पर एक लकड़ी का वो लगा होता है, लकड़ी लगी होती है ऐसे। बेटा यही कॉर्क है। तो ये लकड़ी का होता है, और लकड़ी आपको पता है पानी के ऊपर क्या करती है? फ्लोट करती है। इसका आंसर बी आ जाएगा। स्टोन बेटा पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करता, गोल्ड मेटल है, पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, कॉर्क, यानी wood। आ गया हो? अब बेटा नया टॉपिक है प्रेशर वाला। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर की डेफिनेशन देखो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बेटा नीचे क्या आता है? तो प्रेशर के नीचे क्या आ रहा है बेटा? एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? प्रेशर, एरिया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ बेटा? फोर्स के। जो ऊपर आता है उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इनवर्सली। तो इसका आ जाएगा बेटा ए। फोर्स के डायरेक्टली है, वेट से कोई रिलेशन नहीं, वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। मतलब होता तो है बेटा वॉल्यूम से रिलेशन प्रेशर का, आपके लेवल पर नहीं।
चलिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर कैसा यूनिट, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो प्रेशर की यूनिट बैठ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम एक और भाषा में बोलते हैं पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, जैसे न्यूटन साहब ने अपने नाम पर अपनी यूनिट का नाम रखा न्यूटन, ऐसे ही पास्कल साहब ने प्रेशर का नाम अपनी यूनिट पर रखा, तो इसका नाम आ जाएगा ए। न्यूटन फोर्स की है, जूल एनर्जी की है, किलोग्राम मास की है, इसलिए नहीं, तो इसका आ जाएगा आंसर। व्हाई इज डार्क नाइट कट बेटर देन ब्लड नाइट, इसका आंसर बताओ मुझे। देखो बेटा, हमने क्या देखा, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब ये है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं। अगर एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उल्टा रिलेशन। तो बेटा देखो, ब्लंट नाइफ समझो, ऐसा चाकू जिसमें धार नहीं है तो ऐसा सा होगा। इसमें देखो एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। अब ये देखो शार्प नाइफ, ये शार्प नाइफ। अब देखो एरिया इसमें कम है, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। आओ चलिए, क्या था, वाई डू शार्प नाइट कट बेटर देन ब्लंट नाइफ, क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया कम होता है, मोर प्रेशर ड्यू टू स्मॉलर एरिया, ये आ जाएगा। मोर फोर्स, फोर्स का कोई रिलेशन नहीं। लेस प्रेशर, नहीं लेस प्रेशर की वजह से तो ब्लंट नाइफ बेकार है ना, लाइटर इन वेट, वेट का कोई कनेक्शन नहीं, यानी कि सी यानी चाहिए। ये व्हाई डू माउंटेन क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन टैंक, माउंटेन क्लाइंबर ऑक्सीजन टैंक क्यों रखते हैं, समझो उसको। देखो, ये क्या है, ये मान लो एक प्लेन है, यहाँ पर एक माउंटेन है। बेटा देखो, यहाँ पर एयर जो है, पूरे के पूरे एरिया में जो एयर है उसका प्रेशर हमारे ऊपर रहेगा, बट यहाँ पर सिर्फ इतने से एरिया का प्रेशर रहेगा। यानी कि यहाँ पर एयर का प्रेशर, जो आदमी यहाँ पर खड़ा है उसके ऊपर एयर का प्रेशर ज्यादा है, उसके ऊपर एयर का प्रेशर यहाँ ज्यादा है, और जो आदमी यहाँ पर खड़ा है उसके ऊपर एयर का प्रेशर कंपैरिजन में कम है। इसकी वजह से यहाँ पर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर एयर कम है तो ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट। इसीलिए बेटा कुछ लोग जब पहाड़ों में जाते हैं तो उनको क्या हो जाती है दिक्कत, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। क्यों हो जाती है दिक्कत, ऑक्सीजन कम है, गैसेस कम है, एयर कम है। इसीलिए वो लोग अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं। इसीलिए कई लोग पहाड़ों में जो है उनकी नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नोज या उल्टी जैसा आने को उनको फील करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एट हायर एल्टीट्यूड। रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर तो ऑलरेडी कम है तो प्रेशर क्यों कम करेंगे, रिड्यूस एडजस्ट वेट, वेट अर्थ पर हर जगह सेम ही होता है लगभग लगभग, हालांकि पोल्स पर और इक्वेटर पर वेट फर्क होता है अर्थ में, हालांकि वो आपका टॉपिक नहीं है, नाइन्थ में पढ़े। बैटरी ग्रिप, ग्रिप से कोई मतलब नहीं है बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी एंड के, चिंकी। आ गया, इफ द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय हाफ बाय फोर्स रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसको हमने बोलते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन, अब सेकंड केस में इन्होंने क्या कहा हमसे, प्रेशर बताना है यानी पी डैश बताना है, अगर एरिया को हाफ कर दिया, हाफ कर दिया मतलब कि a/2 कर दिया, और फोर्स को कांस्टेंट, फोर्स को चेंज नहीं किया। अब बेटा बताओ, मैंने भी बताया था ये 2 पर आ जाएगा, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 1/2/1/2 ऐसे होता था, कैसे लिखते हैं, ये 2 ये वन आ गया, यहाँ आ गया, तो कैसे लिखते हैं, 1/2 × 1 × 2 ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते। ये देखो, a/y/x/b, तो इसको क्या करते हैं, x को यहाँ भेज देते हैं, a को यहाँ, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a × b/y × x, मैथ्स में कराते हैं, पता है ना भाई। तो बेटा यहाँ पर देखो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स अपॉन 1 अपॉन एरिया अपॉन 2, फोर्स के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा बेटा, 2f/a। देखो जब p डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2f/a, और f/a की वैल्यू हमने यहाँ पर देखिए क्या है बेटा, p है, तो मैं f/a के बदले यहाँ पर p लिख सकता हूँ। तो बेटा p डैश की वैल्यू क्या होगी, तो p डैश की वैल्यू हो गई डबल ऑफ p, यानी डबल डबल हो गया a। अनिता आ गया ये, a force of 100 Newton acts on 5 मीटर स्क्वायर एरिया, कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर पता है, प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है, F/A होता है। ये बेटा फोर्स है, ये बेटा एरिया है। रखो जरा फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू रखो, फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 100,
एरिया की वैल्यू कितनी है 5, 5 से काटो इसे, 5 के टेबल में 10 या 20 से कटेगा भाई। तो बेटा प्रेशर की वैल्यू क्या है 20 पास्कल या फिर 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसमें भी वैल्यू हो तो 20 पास्कल ही रहेगी। तो 20 का आंसर होगा। अगला देखो भाई, व्हाई डू स्कूल बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रैप्स। स्कूल का जो बैग है, ये आपका स्कूल का बैग है। अरे स्कूल जाते हो नहीं जाते, हाँ भैया स्कूल जाते हैं तभी तो पेपर देंगे, कुछ नहीं पता चलता आजकल बच्चों को, क्या पता तुम कोविड के बाद स्कूल ना गए। तो स्कूल बैग जो है उनके जो स्ट्रैप होते हैं वो बेटा ऐसे करके चौड़े होते हैं, अच्छे से करके। ये मान लो एक स्कूल बैग, ये मान लो एक स्कूल बैग है, ये इसका शोल्डर का स्ट्रैप है। आप देखो कभी भी शोल्डर के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले नहीं होते। थोड़ा समझ रहे हो ना, स्कूल का बैग टंगाने की जगह है उसकी। इसके बदले ऐसा क्यों नहीं कर देते वो कंपनी वाले, यहाँ पर एक पतला सा तार दे दे लोहे का। ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटा इसका एरिया कम है। एरिया कम है तो अभी बताया मैंने प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा, इसीलिए बेटा स्कूल स्ट्रैप चौड़े होते हैं। चौड़े होंगे तो प्रेशर कम होगा और आसानी से बैठेगा। तो क्यों होते हैं बेटा, टू रिड्यूस प्रेशर ऑन शोल्डर। तो कैरिंग मोर बुक नहीं यार, टू लुक स्टाइलिश नहीं भाई, इंक्रीज लुक नहीं, तो उसका आंसर आएगा बी यानी बबीता। तो बेटा इसी के साथ आज का कौन बनेगा सवाल पति खत्म। आप कमेंट्स में मुझे एक बार बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। नमस्कार। और बेटा एक बहुत जरूरी बात, एक मेरे दिल की बात जो मैं बहुत समय से आपसे कहना चाह रहा था, बात सोचता है आप लोगों को कह ही दूं, तो वो बात है बेटा थैंक यू कि आप लोग आए, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी को पढ़ा सकूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाने में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर उसके बाद भी डाउट हो तो आप डेमो लेक्चर मैम के साथ रखवा लीजिएगा या काउंसलर मैम को कॉल कर लीजिएगा। एक फ्री डेमो सेशन आपके साथ रखवा दिया जाएगा। मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी समय आप ये लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रीटिंग्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।